सर, आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। महाभारती के मंच पर आप डॉक्टर कर्नल राकेश कर्नवाल साहब और डॉक्टर संजय सक्सेना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कुर्सी ऊपर से देखने में गोल्डन कलर की है, क्योंकि सत्ता जो है सुनहरे कलर की होती है और सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसमें 3 पैर पक्के वाले हैं और एक पैर फोल्डिंग है ये वाला, और सभी 4 पैर जो हैं ये इंटरनल जो ब्रेसिंग है उससे जोड़ दिए गए हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हर पैर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और हर पैर में क्या कमियां हैं, या किन वजहों से हम, जो हमारा मूल उद्देश्य सत्ता का होता है कि पंक्ति में खड़े हुए आम आदमी तक सहूलियतें पहुंचे, उसको न्याय मिले, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है, तो हम उस पर आज चर्चा करेंगे। आज एक हम बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर वार्ता करने जा रहे हैं। मेरे विचार से तो ये आज की आवश्यकता है। और हमारे कर्नल साहब जो हैं, डॉक्टर साहब जो हैं, फौजी हैं, और बहुत हिम्मत मिलती है इस तरह के अभियान चलाने में। अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा था आपसे वन आई और इन डीप स्टेट्स के बारे में, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये बड़ा टॉपिक जो है आत्मघाती भी हो सकता है। बहुत गलत तरह के लोग इन्वॉल्व हैं और वो कुछ भी कर सकते आप अगर इल्यूमिनाती के बारे में सुनेंगे तो ताज्जुब हो जाएगा, क्योंकि हम जो है, हमारा जो ये पूरा वर्ल्ड है एक बबल में रह रहा है। और बबल के बाहर के जो वर्ल्ड है, जिसको कि ये लोग सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं, ये इल्यूमिनाती का बात है। ये कहते हैं कि इल्यूमिनाती का जो वेल्थ है, टोटल वेल्थ, ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी से भी दुगने से ज्यादा है। उनका काम सिर्फ एक ही है, मतलब सिर्फ एक ही है कि पैसा कमाना है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नंबर 2, दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, इंक्लूडिंग अमेरिका, कि जिसका प्रेसिडेंट भी जो बनेगा वो इल्यूमिनाती के ही इन्फ्लुएंस से बनेगा। और कैसे बनता है ये? इल्यूमिनाती के साथ में इनकी डील होती है, बार्गेनिंग होती है, कि भाई ये हमारे वो हैं, इंटरेस्ट हैं, आप ये इंटरेस्ट पूरे करेंगे तो हम आपको प्रेसिडेंट बना देंगे। इन अदर वर्ड्स, जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं ये बेसिकली कठपुतली। अब हमारे साथ में क्या हुआ इंडिया में यही तो हुआ है कि मोदी जी ने इल्यूमिनाती को नाराज कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई मैं आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानूंगा। तो इल्यूमिनाती ने बहुत कोशिश की इस बार, जिसको कि हम रफली जो है ना लेमन्स टर्म में डीप स्टेट बोल देते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की और फिर भी किसी तरीके से मोदी जी वापस आ गए। तो सर, मेरे बिल्कुल। दिमाग में आया कि उम्र के इस पड़ाव पर हम लोग घबराएंगे तो आवाज कैसे ऊपर तक पहुंचेगी? कैसे ये समाज जागृत होगा? ये मंच जो है हमारा, महाभारती का मंच इसलिए है सर कि महाभारती चाहती है ये। क्या चाहती है महाभारती? कि एक तो देखिए, इंटेलिजेंस इंडेक्स होता है और एक होता है सक्सेस इंडेक्स। सक्सेस इंडेक्स जो है वो इस चीज से होता है, आपने इस देश को, इस समाज को, अपने परिवार को कितना दिया।
ये इस चीज से नहीं होता है कि आपने कितनी वेल्थ क्रिएट कर ली, इस चीज से नहीं होता है कि आपने कितनी हाई पोजीशन पा ली। मेरा मानना तो यही है कि मोदी जी का सक्सेस इंडेक्स हाईएस्ट है क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, भगवान ने उनको पैदा किया, उन्होंने समाज, देश, सभी के लिए जो उनको मिला है उससे सैकड़ों गुना, 1000 गुना ज्यादा दिया। यही भावना जब भारत के बच्चे बच्चे में आएगी तो भारत 2047 का लक्ष्य बहुत ऊंचाइयों तक प्राप्त करे। तो सर मैं ये चाहूँगा सबसे पहले डॉक्टर संजय सक्सेना साहब से, वो आज एक्चुअली चर्चा करना चाहते थे कि 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमने 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में सुना था। तो डॉक्टर संजय सक्सेना साहब, पहले आप अपने इस विषय बिंदु के बारे में जन सामान्य को बताइए जिससे कि कुछ ज्ञान सबका बढ़े, क्या आवश्यकता है। पहले तो माँ भारती के सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, खम्बागिरी। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैंने अपने 30 साल की जो सेवा की थी उसमें जो अनुभव हुआ था उसके आधार पर मैंने ये मॉडल तैयार किया है। इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी संबंध नहीं है, ना किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का उद्देश्य है, क्योंकि प्रत्येक काल में अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं सभी लोगों को कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो उस पे मैंने एक मॉडल तैयार किया था इस कुर्सी का। चूंकि हमारे सिस्टम में डेमोक्रेसी है, ये जो पहला पैर फोल्डिंग वाला है ये हमारे राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट करता है। हर 5 साल में ये पैर चेंज हो जाते हैं, कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी, कभी कोई पार्टी। हमने अपने लगभग 60 साल के अनुभव में देखा है लगभग सभी पार्टियों ने इस देश में राज किया है या प्रदेश में राज किया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज दिखाई नहीं पड़ा है। हर पार्टी ये कहती है कि हम आम जन के लिए सोच रहे हैं, आम जन की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। अब हम सबसे पहले इस पैर पे आएंगे। आपको मालूम है कि हमारे देश में चुनाव कितना महंगा हो गया है। एक व्यक्ति चुनाव में कई करोड़, कभी कभी कई 100 करोड़ भी खर्च कर देता है। जब वो करोड़ों रुपया खर्च करके सत्ता में पहुंचता है या सत्ता का जो क्षेत्र है, विपक्ष में रहकर या पक्ष में रहकर, जब वो वहां पहुंचता है तब उसको ये मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। साधारणतः अगर कोई चुनाव प्रतिनिधि संसद में पहुंचता है या विधानसभा में पहुंचता है तो उसको इतना अधिकार नहीं होता है कि व्यवस्था में कोई मूल चूक परिवर्तन कर सके। इवन अगर सत्ता पक्ष का भी एमएलए या एमपी है तो उसको भी इतना अधिकार नहीं है कि वो कोई मूल चूक परिवर्तन कर सके। अब अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री की कृपा से या प्रधानमंत्री की कृपा से उसको मंत्री पद प्राप्त हो गया, तब ये कुछ संभावना बनती है कि वो कुछ अपने कार्य क्षेत्र में ड्रास्टिक चेंज ला सकता है जिससे कि जनता की भलाई हो। अब उसमें पहला सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति करोड़ों रुपया खर्च करके उस पद पर पहुंचा है तो वो उस पद पर बना कैसे रहे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगर मान लीजिए किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय में है तो उससे मिलने वालों की संख्या लगभग 200 से लेकर 300 लोग प्रतिदिन होते हैं, प्लस उसका अपना राजकीय कार्य होता है, प्लस
उसको विभिन्न संगठन, विभिन्न प्रकार के समारोह में जाने का मौका मिलता है, जहां पर उसको बुलाया जाता है, अपने क्षेत्र में भी जाना पड़ता है। अब इतना सब करने के बाद उसके पास समय तो बचा नहीं कि वो व्यवस्था के परिवर्तन की बात सोचे। जब उसके पास समय नहीं है व्यवस्था में परिवर्तन की बात सोचे, तो स्थिति वहीं कर वहीं रह जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जब नेता सत्ता में नहीं आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पे पहुंच जाते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब इसमें एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो भी सत्ता के शीर्ष पर मंत्री बैठे हुए हैं, साधारणतः सत्ता के शीर्ष में अधिकतम पद मंत्री का है, उसकी नौकरी पक्की नहीं होती है। सरकारी सेवा में एक चपरासी निकालने में टाइम लगता है, लेकिन मंत्री आज रात में है, कल सुबह होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। तो जो उनमें डिसस्टेबिलिटी की फीलिंग होती है या उनके विभाग में परिवर्तन हो जाए उसकी जो भावना होती है, उसके कारण भी वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनसे व्यवस्था में परिवर्तन की बात सोचना मेरे अनुसार से बेईमानी होगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस हों अगर तो मैं उनके जवाब देना चाहूंगा। डॉक्टर कर्णवाल, आप पूछना चाहें कुछ? नहीं जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है और उनको भी अपने मास्टर्स की बात माननी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर जैसे है कि वो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री को गवर्न करने की। तो उसके अपने इरादे होते हैं, कुछ विचार होते हैं, कोई तरीका होता है कि इस तरह से हम अपना कंट्री को चलाएंगे। वो अच्छा भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। कोई कहेगा कि भाई आप तो मेरे को 10,000 करोड़ कमा के देने हैं, ये हमारा वो है। दूसरा कहता है कि नहीं, आपको ना तो मैं खाने दूंगा ना मैं खुद खाऊंगा। जब इंसान, जैसे आपने कहा कि कभी कभी 100-100 करोड़ से भी ज्यादा भी पैसे लगाते हैं, तो वो कोई सोशल सर्विस तो करने आए नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे? दो ही चीजें हैं, जब उन्होंने 100 करोड़ लगाए हैं तो 3-4 गुना तो वो पैसा लेके वापस जाएंगे ही जाएंगे। और अगर उन्होंने अपने बॉस की बात मानी तो वो तो ठन को पाल है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कहावत है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबसे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं। उन्हें पता है कि उनकी तो नौकरी पक्की है, उनके प्रमोशंस पक्के हैं, पर जो ये नेता हैं ये तो 5 साल के लिए आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो और यही नेक्स्ट इसी पार्ट था तरह हमारा चलता वही। रहेगा। हाँ जी, नहीं, मैं तो ये सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल है। और अगर जिसने भी कोशिश की इस सिस्टम को बदलने की, उसके खिलाफ हो जाएंगे और उसको उतार देंगे, जो कि मोदी ने किया है। और मोदी ने इस बार्गेन में मतलब इतने फास्ट चेंजेस करने की कोशिश की है कि उसने बहुत सारे दुश्मन पार लिए हैं। और यही एक मेन रीजन है कि वो इस बार मेजोरिटी नहीं ले पाए अपने तरफ से। आप हाँ जी। अब जो इसमें हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड जो लेग है, ये मैंने पीछे रखी है। पीछे रखने का पर्पज यह है कि ये सामने से दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन असली सत्ता जो है यही लोग चलाते हैं। ये पार्ट हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स का है। इनको पूरे व्यवस्था की जानकारी होती है, संविधान इनके पक्ष में खड़ा हुआ होता है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जिसको आयरन बिंग कहा जाता था कभी, वो आज रीढ़ की हड्डी विहीन हो गए हैं। और वो अपने इंटरेस्ट में
उनका इंटरेस्ट क्या है? सत्ता में रहते हुए प्राइज पोस्टिंग और रिटायरमेंट के बाद अच्छी पोस्टिंग। उसके कारण नेताओं की जो गुलामी कर रहे हैं उससे व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अब आप देखिए, कभी कभी ये होता है कि मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी ऐसा रखता है जिसको उन संस्थाओं की एसोसिएशन महाकरप्ट का उपाधि दे चुकी होती हैं और सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है उनको हटाने के लिए। अब मैंने पुनः कहा कि हर व्यवस्था में अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, लेकिन इस समय जो खराब लोग हैं, खराब लोग से मतलब है जिन्होंने पूरी तरीके से व्यवस्था के प्रति सरेंडर कर दिया है। जरूरी नहीं वो भ्रष्ट हों, बहुत से ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि हम कोई हिंड्रेंस क्रिएट करें इन पॉलिटिकल मास्टर के प्रति। हमारे देश में मात्र 10,000 ब्यूरोक्रेट्स जो पूरे तंत्र को चला रहे हैं, अगर वो कसम खा लें कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और जनता के लिए काम करूंगा, तो इस देश की 50% प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। अब इत्तेफाक ऐसा है कि हमारी जनता जो है, इस देश की जो आम जनता है, वो इन तक नहीं पहुंच सकती है क्योंकि वो सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। उनकी अप्रोच कहां तक होती है? एमएलए एमपी तक। और चूंकि एमएलए एमपी उनसे वोट लेता है तो उसके उनके गलत सही सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन जो कार्यों को क्रियान्वयन करते हैं वो पूर्णतः जनता से अलग रहकर अपने आप को इस देश का शहंशाह समझ चुके हैं। अब इसमें दिक्कत यह है कि हमारे जो नेता जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो इस नौकरशाही के खिलाफ कोई कठोर कदम उठा पाए। कारण उनको मालूम है कि नौकरशाही उनको ऐसे जंजाल में फंसा देगी कि उससे निकलना संभव नहीं होगा। क्योंकि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसको सत्ता के नियमों की जानकारी नहीं होती है, वो उन्हीं के कहने पर चलते हैं। आज की डेट में आप देखिए, रिटायर्ड आईएएस को एक्सटेंशन से एक्सटेंशन दिया जा रहा है। कारण उनको मालूम है कि ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक है, हम इस पर निर्भर हैं। कहीं कोई नया आ गया, उसने कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया जो बाद में हमारी दिक्कत हो। तो इसलिए जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं वो पूर्णतः इनके ऊपर निर्भर हो गए हैं और वो इसको अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसीलिए वो पूर्णतः जनता के प्रति जवाबदेही ना होकर उन नेताओं के प्रति जवाबदेही हो जाती है और वो उन्हीं के हित की बात करते हैं। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें उन अधिकारियों को सजा होनी चाहिए, लेकिन सत्ता कोई भी आई हो, लेकिन वो सभी अधिकारी सम्मान पूर्वक अपना जीवन रिटायरमेंट के बाद भी व्यतीत कर रहे हैं। जिस दिन ये लगभग 10,000 अधिकारी जो इस देश को चला रहे हैं वो कसम खा लें मैं जनता के प्रति ईमानदारी से काम करूंगा, इस देश की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब उन अधिकारियों के प्रति जाएगा कहां? उनके प्रति जाने का केवल एक ही रास्ता है, न्यायालय। यह हमारा अगला पैर जो है, यह हमारी न्यायिक व्यवस्था को दिखाता है। अगर आपको किसी ब्यूरोक्रेट्स ने परेशान किया है या उससे आप सफर कर रहे हैं तो आप कहां जाएंगे? न्यायालय। आम जनता को न्यायालय से बहुत आशा है, लेकिन खेद के साथ अवगत करना पड़ रहा है ये हमारे तंत्र की वो व्यवस्था है जिसके विरुद्ध आप नहीं बोल सकते हैं। आपके ऊपर अवमानना का केस लग जाएगा और आपको उन न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, आज न्यायालय में कई करोड़ पेंडिंग केस हैं। न्यायालय
उच्च और सर्वोच्च हर दूसरे विभाग में ठीक करने के लिए कहते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन कभी भी न्यायालय में इस पर कभी चर्चा नहीं हुई कि हमारे देश में जो न्यायालय में पेंडिंग केस हैं उसको हम कैसे कम करें, जिससे कि जो पेटिशनर है उसको समय पर न्याय मिल जाए। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अब मोदी जी ने कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की, वो फिर वापस वहीं पर आ गए। अब इसके बाद जो चौथा पिलर है, ये मैंने काले रंग से इसको पेंट किया है। काले रंग से पेंट इसलिए किया है, ये सबके ऊपर धब्बा डालता है काले रंग का, लेकिन ये सबको बहुत प्यारा होता है। ये पिलर कौन सा है? जो भी राजकीय धन है उसको खर्च करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, कोई एजेंसी चाहिए, कोई कंपनी चाहिए, तभी पैसा खर्च हो पाएगा। कोई भी सरकारी अधिकारी ट्रेजरी से अपने नाम चेक नहीं काट सकता, ना डायरेक्ट खर्च कर सकता है। खर्च करने के लिए एक विभाग चाहिए, एक कंपनी चाहिए, एक संस्था चाहिए, और ये बेचारा यही है। जब भी कहीं कोई चीज फंसती है तो इस बेचारे को ही निचोड़ दिया जाता है। ये सभी की आवश्यकताएं पूरी करता है, इसलिए सभी का प्यारा है। कोई भी पार्टी आए, कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो, ये बेचारा पर्दे के पीछे रह के सबका लाड़ प्यार वाला बेटा है। अब चूंकि लाड़ प्यार वाला बेटा है तो उसको मालूम है कि हम कैसे व्यवस्थाएं बनाएं जिससे कि हमारी जिंदगी और हम पे हमारे ऊपर जो नेता हैं, हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं, आश्रित हैं, वो भी सब मौज में रह सकें। कभी कभी क्या होता है कि नंबर 1 वाला पैर था नेताओं का, वो नंबर 4 वाला भी काम करने लगता है। वो नेता भी है और ये वाला भी काम कर रहा है पार्ट टाइम में। बहुत से ऐसे इंस्टांसेस हैं जिसमें आपने देखा होगा कि नेताजी भी काम कर रहे हैं और साइड में उनकी एक कंपनी भी चल रही है जो सारे ठेके उठा रही है। अगर नेताजी के नाम से नहीं है, उनके पत्नी के नाम से, बच्चों के नाम से है। अब उसके बाद एक हमने ब्रेसिंग दिखाई है, ये छिपी हुई है, दिखाई नहीं पड़ रही है, कुर्सी के नीचे है। उसी प्रकार से ये समाज में, सिस्टम में विभिन्न प्रकार के नाम से होते हैं। कंसल्टेंट हो सकते हैं, कोई एनजीओ हो सकता है, कोई सम्मान देने वाली संस्था हो सकती है जो आपको बुला के सम्मान देगी। बहुत सारे नाम हो सकते हैं। उनका काम केवल ये होता है, पर्दे के पीछे इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। दिखाई भी नहीं पड़ता है कि आपस में सब जुड़े हुए हैं। किसी इवेंट के बहाने बुलाए जाएंगे और उन सबको आपस में मिला दिया जाएगा। बाहर से आपको दिखाई पड़ेगा कि सब एक दूसरे की खींचातानी कर रहे हैं, लेकिन जब वो नीचे दबा हुआ व्यक्ति जो छिपा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को, वो जब सबको मिला देता है तो सारे काम संपन्न हो जाते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। अब हम इस व्यवस्था को तोड़ें कैसे? अगर हमने प्रॉब्लम बता दी है तो उसका सलूशन भी होना चाहिए। मेरे पास सलूशन है छोटे छोटे से, क्योंकि व्यवस्थाएं, मैंने लगभग 25 साल इस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ा है और मैंने विभिन्न प्रकार की धमकियां, विभिन्न प्रकार के प्रेशर झेले हैं। और उस प्रेशर में हमने ये भी झेला है कि कैसे भी मैं सुसाइड कर लूं। उस स्थिति से मैं बाहर आ गया। आर्थिक रूप से तोड़ा गया मुझको, मानसिक रूप से तोड़ा गया, सब प्रकार से तोड़ा गया। अब हम उस व्यवस्था को ठीक कैसे करें?
ये मेन उद्देश्य है। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगर हमको अनुमति दी जाए तो अगला जो हम सेशन करें उसमें हम चर्चा करें कि कैसे हम इस व्यवस्था को ठीक करें, ताकि हम एक ऐसा सोल्यूशन दें। देखिए, हम लोग इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स सोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन देते हैं हम। तो ऐसे ही जो व्यवस्था पूरी तरीके से सड़ हो चुकी है, हम उसको कैसे सही करें। हर व्यक्ति, आप बात करिए इंडिविजुअल, चाहे किसी ब्यूरोक्रेट से बात करिए, चाहे किसी आप पुलिस के अधिकारी से बात करिए, चाहे नेता से बात करिए, हर व्यक्ति कहता है कि सुधार होना चाहिए, बहुत खराब व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन सुधार कहां से हो, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ही चाहते हैं कि अगला जब सेशन हो उसमें हम उन छोटे बिंदुओं में बात करें, बहुत बड़े बिंदु नहीं मेरे। अगर सरकार, हम ही चाहते हैं कि हमारा ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचे, छोटे छोटे बिंदु हैं, अगर सरकार उनको अमल में ला दे तो एक बहुत बड़े सुधार की गुंजाइश बन जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है, जिसको मैंने एक मॉडल के माध्यम से, मैं इसको एसके मॉडल ऑफ गवर्नेंस बोलता हूं, कि हम व्यवस्था को कैसे सुधारें। हमारे देश में ही कुछ विभाग ऐसे हैं जो बर्ड लेवल पे माने जाते हैं, और कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि उनसे ज्यादा करप्ट विभाग कोई नहीं है इसी देश में। अगर आपको याद हो, केदारनाथ वाली त्रासदी होती है, 24 घंटे के अंदर आर्मी काम पर होती है। वो भी इस देश के जवान हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। और इसी देश में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर घटना हो जाती है और 1 महीने तक हमको होश ही नहीं रहता है। हम में क्षमता है करने की, हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन सुधार कहां से करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज बाय गॉड ग्रेस हमको एक ऐसा नेता मिला है मोदी जी के रूप में, जो चाहता है सुधार हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो वहां तक पहुंचे और उस पर हम लोग कुछ काम करें, क्योंकि चैन में हर कड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हर कड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए चेन चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर एक कड़ी टूट जाती है चैन की तो वो पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से हम जो अच्छे लोगों की चैन है उसको बनाएं और उसकी सहायता से कोशिश करें कि इस व्यवस्था में सुधार लाया जाए, ताकि जो सरकार का इस समय उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में हम जो सहायता कर सकते हैं वो सहायता कर सकें। ये एक छोटा सा निवेदन है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावना को, किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने लगभग 25 साल से ऊपर न्यायालय सिस्टम, विधायिका, कार्यपालिका में घुसकर देखा है। तो जो मेरे अनुभव थे उसको मैंने इसके माध्यम से आप सभी के बीच में शेयर किया है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजय सक्सेना साहब। आप थोड़ा सा, बहुत अच्छा बताया आपने। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दोबारा बताते हैं, क्योंकि जैसा मेरी समझ में आया कि पीछे वाले 2 पाए जो थे उसमें जो आपने ब्यूरोक्रेसी वाला पाया था उसमें 2 रंग थे। तो मेरे ख्याल से एक बिल्कुल सबॉर्डिनेट सर्विस होगी और एक हायर ब्यूरोक्रेटिक सर्विस होगी, इसलिए 2 कलर दिए होंगे आपने। नहीं नहीं, हमने कलर इसलिए देते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है पैंट शर्ट टाई वाला होता है, सोवर ड्रेस में होता है, इसलिए हमने उसको सोवर कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। साधारणतः इसलिए ये वाला जो कलर है। जी जी। और इसमें चूंकि न्यायपालिका में व्हाइट और ब्लैकिश कलर होता है, इसलिए हमने इसको इस 2 कलर से रिप्रेजेंट किया है। और मुझे ऐसा लगा, काले वाले को आप जो निर्माण एजेंसीज से नवाजना चाहते हैं। हाँ, निर्माण एजेंसी नहीं है। देखिए सर, निर्माण जो व्यक्ति या जो संस्था सरकार का पैसा खर्च कर रहा है, देखिए
हम केवल दोष उस पर डालते हैं, इसलिए हमने, क्योंकि सभी लोग, अगर मान लीजिए सड़क खराब होती है तो सीधा क्या करते हो, ठेकेदार को गाली देते हो आप भी। तो हमने उसको, बेचारे को हमेशा गाली पड़नी है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसलिए इसका हमने उसको इसका मतलब काला वाला खंबा है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट भी हो गई, मेडिकल डिपार्टमेंट भी हो गए, सभी सब। जगह, सभी जगह, हाँ सभी जगह जो पैसा सरकार का खर्च करने के लिए पात्र है वो काला खंबा है। अच्छा, ये ब्रेसिंग्स की बात आपने जो की है, ब्रेसिंग का मतलब क्या हुआ? ब्रेसिंग का मतलब सर ये है कि देखिए, ये सभी लोग एक साथ आपको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आपका ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आपकी जुडिशरी हो। अब ये आपस में कैसे मिले एक दूसरे से? कौन मिलाता है? हाँ, तो उसके लिए जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दे आर कंसल्टेंट, दे आर एनजीओज, इस टाइप के हैं, जो कहते हैं हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म देती हैं इन सबको आपस में मिलने का। समाज की दृष्टि में वो होते हैं प्लेटफॉर्म, लेकिन बेसिकली क्या है, वो एक दूसरे को डील करने का मौका देती है वहां पर। सर, मुझे ये लगता है कि ये जो ब्रेसिंग्स हैं उसमें आपने पत्रकारों को बख्श दिया। पत्रकार तो सबसे ज्यादा गड़बड़ है इस देश के और दुनिया के, और पत्रकारों के माध्यम से ही अनबैलेंस है दुनिया में। पत्रकारों के देखिए, माध्यम से ही डिक्टेट किया जा रहा है। ये जो जो हम बात करते हैं कि डीप स्टेट की या वन आई की, ये पत्रकारों के माध्यम से हो रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ये दुनिया में जो ग्रेजुएट्स हैं, तो इंडिया में 27% ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेजुएट, एंड अमेरिका में 47% ऑफ द पॉपुलेशन इज ग्रेजुएट। चाइना में बीच का हिसाब है थोड़ा सा। अब इंडिया में 1% लोगों के पास 50% वेल्थ है देश की। चाइना के पास 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। अमेरिका के पास 30% है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो मैंने कहा, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं 27%, उनका 10% तो नौकरी पा जाता है, ब्यूरोक्रेसी में पहुंच गया। जो कुछ नहीं पाता है, प्रॉब्लम उनसे शुरू होती है। जो वाई होक एंड क्रुक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई नेता बनता है, कोई पत्रकार बनता है, कोई वकील बनता है, और अल्टीमेटली जज बनने की सोचता है, प्रधानमंत्री बनने की सोचता है। तो डॉक्टर कर्णवाल साहब, आप इस विषय को थोड़ा सा क्लोज करें, और इस बारे में जो मैंने कहा और डॉक्टर संजय सक्सेना साहब ने कहा, अगले सत्र में वो चर्चा करेंगे, इलाज बताएंगे। और हमारा कहना यह है कि हमारे डॉक्टर साहब के पास तो वो तो खुद डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा इलाज वो भी देंगे। और हम भी अभियंता हैं, हमारे पास भी बहुत सारे अच्छे सुझाव हैं, हम सुझाव दे सकते हैं। तो ओवर टू डॉक्टर कर्णवाल। ना साहब, आपने जो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला वर्ड यूज किया था, इल्यूमिनाती का, ये मेरी कमजोरी है। तो पर जो सच्चाई यही है कि एक तो इल्यूमिनाती का, जैसे कि मैं सिन्हा साहब से पर्सनली टेलीफोन पे भी मैं बात करते रहते हैं, प्राइवेट कन्वर्सेशंस होती हैं। तो आप पर कहने का मतलब ये है कि अब जो है इल्यूमिनाती के जो लोग हैं, मोदी जी के पीछे ऐसे पड़ गए हैं, यानी कि किसी भी कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो कि उनकी बातें नहीं मानेंगे, उनके एजेंडे पे नहीं चलेंगे, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो मोदी जी चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इल्यूमिनाती के अंदर जो है ना, उसके भी कई लेयर्स हैं। इल्यूमिनाती है, एक 300 का ग्रुप है, उसके नीचे एक और है, तीसरा ग्रुप भी होता है जिसको डीप स्टेट बोलते हैं, और नीचे सबसे नीचे गवर्नमेंट आती है। और जो डीप स्टेट में सारे जैसे ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी से, जुडिशरी से, आपके प्रेस से, सबके उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सबको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कोशिश की जा सकती है, छोटे छोटे, जैसे आपने अभी बताया कि आप बात करेंगे, नेक्स्ट उसमें बताएंगे, सजेशंस देंगे कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो बहुत काम आएंगे। शायद मोदी जी सुनते भी हैं, इन काफी सारे चैनल्स को सुनते हैं। अगर हम डायरेक्टली इसी कॉन्फ्रेंस को टैग कर दें उनको, मोदी जी को,
वो सुनेंगे जरूर। पर एक जो मेरे दिमाग में और भी चीज आई है कि जो कि डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, हमारे इंडियंस जो हैं, ये या कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम बड़ी जल्दी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उससे उनके जो एक थॉट, एक मोमेंट्री उस समय उनके दिमाग में आता है कि वाकई में ये गवर्नमेंट खराब है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होंगे, बट एट द लास्ट मोमेंट वो वोट ऑपोजिशन को देकर आ जाते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। अब आप देखिए बच्चे जो हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, इन्होंने जब भी इन्होंने कांग्रेस रूल तो देखा नहीं है, जो टीन से 17-18 साल के जो अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं, इन्होंने तो नहीं देखा। अब इन्होंने क्या किया ऑपोजिशन ने, इन्होंने बड़े इफेक्टिवली ये कह दिया कि गौर जो अपनी जो कांग्रेस, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये तो सारे एग्जाम्स को रिग कर उनके दिमाग में बैठ गया, क्योंकि उनकी तो करियर का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, उनकी नौकरी का सवाल है। पर ये नहीं कि उन्हें बताएंगे कि भाई हमारे टाइम पर 200 करप्शन होते थे, मतलब 200 बार पेपर लीक हुए हैं और इनके उसमें 70 ही बार लीक हुए हैं, ये नहीं बताएंगे। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है, मेरे ख्याल में ये बहुत ही डेंजरस है बच्चों के लिए, और ये बच्चों का माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ आ जाएगा, जैसे कि सुन रहे हैं कि ये मोदी जी लेकर आ रहे हैं अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन के जो जितने भी चैनल्स हैं प्रेस के, जो भी है 4th पिलर के लिए, तो काफी हद तक कम हो जाएगा। पर जो मेन जो हमारी जो चेंजेस की जरूरत है, वो है ये ब्यूरोक्रेट्स की लॉ। ये कहावत है कि जैसे आपका लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, वहां पे कोई रेगुलर टीचर्स नहीं है, वहां पे कोई टीचर्स नहीं है, सिर्फ सीनियर्स आते हैं, वही उनको पढ़ा के जाते हैं, और उनका सबसे पहला जो सेंटेंस यही होता है कि आप लोग राजा हैं इस कंट्री के, यू आर मेड टू रूल दिस कंट्री। ये पॉलिटिशियंस वगैरह बेकार है, ये तो कुछ नहीं है। आप लोग तो शुरू से ही उनके फाउंडेशन में, उनके माइंड में यही बात कहला दी जाती है कि आप ही हैं, राजा हैं। सेकंड बात है जुडिशरी। जुडिशरी का भी जुडिशियल रिफॉर्म्स चेंज करना बहुत जरूरी है, जो कि अगर कोशिश करेंगे तो शायद हो जाए, पर उनके लिए सपोर्ट भी तो होना चाहिए। पर ये जो डीप स्टेट वाले हैं, इनका तो काम यही है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बाय हुक और बाय क्रूक ये कहीं ना कहीं से डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से पब्लिक का माइंड पोल्यूट करेंगे ही करेंगे। तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में कुछ हद तक हमें सुधार नजर आए, बशर्ते कि किसी भी इंसान में, जिसका मतलब मेरा मोदी में है, जो कि हमारे लास्ट होप है, कि वो कह दे कि ठीक है, वो ठान ले कि भाई मैं तो, मेरे तो जेब में रेजिग्नेशन रखा हुआ है, जिस दिन मैं बोलेंगे मैं चल दूंगा उठ के यहाँ से, मुझे कोई लालच नहीं है, पर मैं देश की भलाई के लिए कठोर से कठोर निर्णय लेके जाऊंगा, और चाहे कितनी भी मेरे को अपोजिशन मिले, मुझे कोई परवाह नहीं। तो अब देखिए आगे क्या होता है। डॉक्टर साहब, ये थैंक बड़ा यू वेरी मुश्किल मच। होता है। संजय सक्सेना साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, जाते जाते डॉक्टर कर्नवाल से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे हमारे दर्शकों को शायद इल्यूमिनाटी के बारे में नहीं पता होगा, तो इसकी कुछ व्याख्या कर दें कुछ शुभ शब्दों में। देखिए जी, ये तो एक कोइंसिडेंस की बात है।